गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पिछली क्लास में आपको एक पोएम पढ़ाई थी मैंने, और पोएम का नाम क्या था? रेन ऑन द रूफ। द पोएम वाज कंपोज्ड बाय कॉट्सकिनी। कॉट्सकिनी जो है बच्चों, उसके द्वारा लिखी हुई पोएम थी। पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एक बहुत ही खूबसूरत एक बहुत ही खूबसूरत दिमाग है, एक बहुत ही खूबसूरत जो दिमाग है बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल का मतलब होता है रियली ब्यूटीफुल माइंड, अर्थात एक सचमुच ही खूबसूरत दिमाग। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिफोर यू रीड, यानी उससे पहले कि तुम क्या करो, बात है आपकी क्लास इससे पहले जो है 10th वाली चल रही थी ना, तो आप इसको बच्चों 9th क्लास के रूप में लें, क्योंकि आप तो 9th वाले हैं, इसलिए इसको आप 9th क्लास के रूप में ही लें, 10th के रूप में बिल्कुल नहीं लें। तो बच्चों चैप्टर में शुरू कर रहे हैं। ट्रूली मानी क्या बताया आपको? ध्यान दो बच्चों, एक बहुत काम की बात आपको बताने वाला हूं। वो क्या है कि एक शब्द होता है ट्रू, ध्यान दो, और ट्रू यानी क्या होता है? सच होता है। अब बच्चों से जब मैं कहता हूं कि ट्रू यानी क्या होता है, जरा बताओ सच, तो बच्चों सच एक शब्द ट्रूथ भी होता है, इस पे भी गौर करो। क्या होता है? ट्रूथ। एक होता है ट्रूथफुल। क्या होता है? ट्रूथफुल। अब मैं आपको एक एक चीज का फर्क समझाता हूं। पहली बात तो बच्चों आप इस बात को जानते हैं कि जिन शब्दों के अंत में टीएच आ जाता है वो शब्द हमेशा नाउन होते हैं। तो इसका माने क्या होगा, जरा ध्यान देना। इसका मतलब होता है सत्य। अब आप लोग कई बार हिंदी में क्या करते हो बच्चों, सत्यता भी कर देते हो, जरा ध्यान दे लेना। ये सत्यता नाम का शब्द अनपढ़ और गंवार लोग होते हैं ना, वो यूज करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्यता नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। क्या कहना चाहता हूं? जैसे आपको कहा जाए साहब सौंदर्य, और आपको कि साहब सौंदर्यता, तो सौंदर्यता नहीं होता है, क्योंकि सौंदर्य तो खुद ही एक संज्ञा है, फिर उसके अंत में ता जोड़ करके उसकी संज्ञा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से बच्चों सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य जो है वो सत्य है। तो चूंकि अपने आप में खुद एक नाउन है, इसलिए इसके अंत में क्या ता जोड़ना, बिल्कुल इसकी सत्यता प्रमाणित कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। समझ गए? तो बच्चों इसमें क्या होता है कि सत्य अपने आप में खुद एक नाउन है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। सत्यता प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सत्य जो होता है वही है। इसको सच्चाई भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? सच्चाई। क्लियर है? अब दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, जैसे GROWTH है कि नहीं? बताओ लास्ट में क्या आ गया? TH आ गया ना। तो ग्रोथ के अंत में TH आ गया, तो इसका मतलब होता है वृद्धि, और ये संज्ञा है कि नहीं? उसी तरीके से बच्चों आप गणित में एक शब्द पढ़ते हो, लंबाई होती है, तो एक तो लंबा होता है, इसको तो लॉन्ग बोलते हो, जरा देखना लॉन्ग, और आपने क्या बना दिया? LENGTH। बोलो क्या बन गया? लेंथ बन गया कि नहीं बना? तो लॉन्ग के अंत में आपने क्या जोड़ा बच्चों? लॉन्ग नहीं करके लेंथ किया, उसको ओ की जगह ई करना पड़ा आपको। तो ओ की जगह आपको ई करना पड़ा, तो प्रॉब्लम क्या है? तो लॉन्ग का लेंथ हो गया, ओके। दूसरा और ये शब्द है स्ट्रॉन्ग। क्या बच्चों? अब स्ट्रॉन्ग में भी क्या करोगे? ई को ई, ये ओ को ई बनाओ, स्ट्रेंथ, ऐसे करते हो ना। अब बच्चों इन सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको मैं समझाना ये चाहता हूं कि एडजेक्टिव के अंत में, जैसे डी पे यानी क्या होता है, जरा बताओ। डी पे यानी सब जानते हो, डी पे यानी गहरा होता है। अब क्या बनेगा बताओ? DE, डबल ई को ई कर दो, P और ये लगा दो TH। बोलो डेप्थ हो गया कि नहीं हुआ? तो आपको इन सारे, बाई साइटिंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ये सारे उदाहरण देकर के बच्चों में आपको ये समझाना चाहता हूं कि एडजेक्टिव के अंत में जब TH जोड़ा जाता है तो कौन सा नाउन बनता है? नाउन बनता है। और नाउन कौन सा बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कौन सा नाउन बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है? आगे वाली बात समझो। अब बात करते हैं अपन ट्रू की। तो ट्रू जो है बच्चों, ट्रू यानी क्या होता है? जैसे इज माई ट्रू फ्रेंड, इज माई ट्रू फ्रेंड का मतलब होता है ये मेरा सच्चा दोस्त है। तो बच्चों इसका माने सच्चा होता है। तो अब बताओ मुझे ये संज्ञा है या विशेषण है? तो बच्चों सच्चा दोस्त। बताओ कैसा दोस्त? सच्चा दोस्त। जो कैसा का जवाब देता है उसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो बताओ ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? ये बच्चों एडजेक्टिव हो गया। ट्रूथ क्या हो गया? इसका मतलब क्या बता दिया आपको? सच्चाई। क्या बता दिया? सच्चाई।
अब बच्चों जानते हो जिन शब्दों के अंत में आई आ जाता है, जैसे सच्चाई, जैसे गहराई, जैसे लंबाई, तो जिन शब्दों के अंत में आई आ जाता है वो शब्द हिंदी में संज्ञा होते हैं और अंग्रेजी में क्या होते हैं, हमेशा वो नाउन होते हैं। और नाउन भी कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। अब जो ट्रू बता दिया आपको, ट्रूथ बता दिया। अब आ रहा ट्रूथफुल। तो ट्रूथफुल बच्चों, ये ट्रूथफुल कह दो चाहे ट्रू कह दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जिस शब्द के अंत में आप फुल जोड़ते हो, फुल क्या है, प्रत्यय है। फुल बच्चों एक सफिक्स है, और जब भी आप किसी शब्द के किसी रूट के अंत में, मूल शब्द को कहा जाता है अंग्रेजी में रूट, रूट वर्ड नहीं बोला जाता, सिर्फ रूट। तो अगर किसी भी रूट के अंत में बच्चों आपने कौन सा शब्द जोड़ा, फुल जोड़ा, तो बताओ जो नया शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, उसी तरीके से बच्चों जैसे केयरफुल मानी सावधान, उसी तरीके से ट्रूथफुल मानी क्या होता है, समझ गए आप, यानी जो सत्यता से परिपूर्ण है। तो अब बच्चों ये सारे शब्द आपने देखे। अब मुझे जो आपको समझाना था वो क्या समझाना था, ये ट्रू शब्द जरा देखना आप, TRUE। अब आप इसमें एलवाई जोड़ोगे तो ट्रू क्या है, एडजेक्टिव है ना, ध्यान देना। और एलवाई जब एडजेक्टिव में जोड़ते हो तो हमेशा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब। अब आप लोग कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। तो दो बातें जानो, एक तो ये एडवर्ब है, दूसरी इसमें क्या नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। ट्रू के अंत में जब एलवाई जोड़ा जाता है बच्चों तो ई गायब हो जाता है, एक बात तो ये समझो। और जब ट्रू में एलवाई जोड़ा जाता है तो जो नया शब्द बनता है वो हमेशा एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव के अंत में जब भी एलवाई जोड़ा जाता है तो हमेशा जिस नए शब्द का निर्माण होता है, दैट्स व्हाट यू कॉल एन एडवर्ब इन इंग्लिश, उसे बच्चों अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। अब बात अपनी शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, जहां से अपना लेसन शुरू होता है वहां से शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रूली। तो ट्रूली यानी क्या होता है, रियली। रियली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब होता है एक वस्तुतः या एक वास्तव में खूबसूरत दिमाग। अब बात बच्चों ये है कि दिमाग किसका खूबसूरत है, किसका खराब है, ये कैसे तय कर सकते हैं हम। कई कुछ लोग हैं जिनका दिमाग तो बिल्कुल खराब है ना, और कुछ का काफी सही है। तो अब बात यह है कि कौन सा ऐसा दिमाग है जिसको आप कहोगे वास्तव में खूबसूरत दिमाग। तो बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूं, बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड का मतलब क्या होता है, बिफोर यू रीड द लेसन, उससे पहले ये आप ये पाठ पढ़ो। आप ये जान लो बच्चों, एक बात बताओ, हु डू यू थिंक ऑफ। हु डू यू थिंक ऑफ का मतलब क्या होता है, देखना आप दो प्रकार से इस वाक्य को समझा रहा हूं आपको। हु डू यू थिंक ऑफ, बताओ इसका अनुवाद क्या होता है, क्या अनुवाद करोगे इसका, हु डू यू थिंक ऑफ। छोटा सा सेंटेंस है बच्चों, लेकिन शुद्ध अनुवाद करना तो आप जानते हो बड़ा मुश्किल काम है। हु डू यू थिंक ऑफ, इसका अनुवाद कैसे करेंगे आप, देखना। ये तो आ गया हु, अब बच्चा बोलेगा हु यानी कौन, डू का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, यू माने तुम, थिंक यानी क्या होता है, सोचना, और ऑफ यानी क्या होता है, ऑफ यानी होता है बच्चों का चीचे। तो बताओ क्या अनुवाद करोगे, मेरे से तो बैठ नहीं रहा, मेरे से तो हो नहीं रहा इसका अनुवाद, आप करो अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आप भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं इसका शुद्ध अनुवाद करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, इस ऑफ को आगे लाना, ये आ गया ऑफ, ठीक है। अब ये जो हु है ना, इस हु की जगह देखो आपको मैंने बताया हुआ है कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद यदि कोई क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो बताओ आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी वही होता है तथा यू का ऑब्जेक्ट भी वही होता है। और बच्चों ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और हु का क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। तो ऑफ हुम, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, डू का प्रयोग तो करना पड़ेगा, तभी तो आपका वाक्य इंटरोगेटिव बनेगा। तो ऑफ हुम डू यू थिंक। अब बच्चों प्रश्न यह है कि ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है बच्चों अबाउट, वो भी होता है काकी के भी, और उसका मतलब अबाउट भी होता है। बोल के देखो, अबाउट हुम डू यू थिंक, यानी तुम किसके बारे में सोचते हो, तुम किसके बारे में सोचते हो, या किसकी तस्वीर उभर करके तुम्हारी जहन में आती है। तुम किसके बारे में सोचते हो या किसकी तस्वीर उभर करके तुम्हारे जहन में आती है। कब, एक शब्द है बच्चों, जीनियस। क्या है ये, जीनियस यानी क्या होता है, जीनियस का मतलब होता है बच्चों प्रतिभा, और जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये शब्द एडजेक्टिव भी होता है और ये शब्द नाउन भी होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं श्रीनिवास रामानुजन वाज ए श्रीनिवास रामानुजन वॉज ए ग्रेट मैथमेटिकल जीनियस। तो मैंने आपको क्या बोला, ए का प्रयोग किया ना। यही कह सकता हूं श्रीनिवास रामानुजन वॉज ए जीनियस, तो बताओ ए का प्रयोग हुआ। तो ए का प्रयोग तो आप जानते हो एडजेक्टिव के पहले होता ही नहीं, नाउन के पहले होता है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रीनिवास रामानुजन क्या था,
वो एक बहुत बड़ा जीनियस मानिए, बहुत ज्यादा जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति था। तो इसका मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति भी होता है, इसका मतलब सिर्फ प्रतिभाशाली भी होता है। मैंने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है, तो बच्चों आपको ये पता है ना कि नो नाउन नो आर्टिकल, यानी कोई भी अगर नाउन आएगी तो उसके पहले आर्टिकल जरूर आएगा। अगर आपने आर्टिकल लगाया तो इसका मतलब उसके ठीक बाद में जो प्रयुक्त शब्द हुआ वो क्या है, वो निश्चित रूप से नाउन होगा। एनीहाउ, तो बच्चों आप जरा देखो कि जीनियस क्या है। तो आपको ये समझाया गया कि जब भी आपको हम एक शब्द बोलते हैं जीनियस, तो कौन व्यक्ति है जिसकी तस्वीर उभर करके तुम्हारे जहन में आती है। जब भी हम जीनियस शब्द का प्रयोग करते हैं तो कौन व्यक्ति है जिनकी तस्वीर उभर करके तुम्हारे जहन में आती है। व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, माने जब भी आप सुनते हैं कौन सा शब्द, जीनियस। जब भी आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो बच्चों आपके मनोमस्तिष्क के अंदर किसकी छवि उभर करके आती है, किसकी शक्ल उभर करके आती है, किसका अक्स उभर करके आता है, हु इज अ जीनियस। देखो बच्चों जीनियस के पहले आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन है, ध्यान दिमाग में बैठा लेना। हु इज अ जीनियस का मतलब क्या होता है, हु इज अ जीनियस, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन होता है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज, आपके हिसाब से व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज का मतलब होता है व्हाट क्वालिटीज माने कौन कौन से गुण, डू यू थिंक माने तुम सोचते हो कि कौन कौन से गुण, तुम सोचते हो कि कौन कौन से गुण ए जीनियस हैज का मतलब एक जीनियस रखता है या एक जीनियस में होते हैं। तो तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो कि एक जीनियस व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, या तुम्हारे हिसाब से एक जीनियस व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। तुम्हारे हिसाब से एक जीनियस व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। अब बच्चों मैंने जीनियस के बारे में क्या बताया आपको, मैंने आपको कहा कि ही इज अ जीनियस बॉय, ही इज अ जीनियस बॉय। अब बच्चों प्रश्न ये है कि ये जीनियस शब्द जरा ध्यान देना, ये बच्चों प्रतिभाशाली होता है ना, उसको जीनियस बोलते हैं। आप इसे गिफ्टेड भी कहा जाता है। अब आपको के साथ गिफ्टेड तो उपहार होता है, फिर गिफ्टेड क्या हो गया है, गिफ्टेड ये हो गया कि भगवान अगर किसी को उपहार के रूप में बहुत सारा दिमाग दे के भेजे तो जीनियस होता है। कहते हैं इंदिरा गांधी भी एक जीनियस थी, क्योंकि वो भी क्या है कि दोनों हाथों से लिखती थी और बहुत होशियार थी, पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थी, तो जीनियस थी। मैंने आपको उदाहरण दिया दूसरा, श्रीनिवास रामानुजन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल जीनियस एज, माने श्रीनिवास रामानुजन गणित की महानतम प्रतिभाओं में से एक थे, महानतम प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे। तो बोलो हुआ कि नहीं हुआ जीनियस। स्वामी विवेकानंद आपको पता है शिकागो शहर के अंदर 1893 में जाते हैं, ही डिलीवर्स ए वेरी लॉन्ग स्पीच देयर, और बच्चों एक लंबा भाषण देते हैं, लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, भारत के बारे में बताते हैं। वो जोर से कहते हैं कि द लॉ ऑफ कर्मा कैन नेवर बी हुडविंक्ड, माने कर्म के नियम को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता है। माने हमारे जो गीता का सिद्धांत है, कौन सा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस सिद्धांत का क्या करते हैं बच्चों, इतने हजारों विदेशियों के सामने जाकर के उसका वो करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग हमारी बातों को नहीं समझते। जब हम अध्यात्म की बात बोलते हैं तो हमारे मुरीद हो जाते हैं। इसीलिए तो टैगोर ने गीतांजलि को क्या बोला था, खोटा सिक्का। क्यों बोला था, उन्होंने अपनी सबसे घटिया रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये सोच करके कि यदि मैं स्पिरिचुअल फ्लेवर वाली जो मेरी उत्कृष्ट रचनाएं हैं, यदि मैं उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करूंगा तो पाश्चात्य जगत को वो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, तो पर वो शायद उस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उनको इस बात का बड़ा मलाल हुआ कि ऐसा नहीं है, वो समझते हैं और न केवल समझते हैं, कदर भी करते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम क्या करते हैं कि सब कुछ हमारे पास है। जैसे कस्तूरी मृग नहीं होता क्या, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, दूर डोलता फिरता है। तो भारत का हर बेटा बावड़ा हो रहा है, उतावड़ा हो रहा है, वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की ओर क्या करता है, भागता है, जबकि उसे पता नहीं है कि सब कुछ तो इधर ही है। वो सब तो हमारे मुरीद हैं। विश्व का गुरु कौन है, भारत है। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने लिखा नहीं है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा का हार। माने ज्ञान का जो उजाला है बच्चों, वो सबसे पहले कौन से देश में हुआ था, वो हमारे प्यारे भारत देश में हुआ था। तो ये संसार का गुरु है, ठीक है। सब वह देश कौन सा है ना। रामनरेश त्रिपाठी अपनी एक कविता में कहता है कि वह देश कौन सा है। दिनकर भी कहता है तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। तो बच्चों भारत तो भारत ही है, ठीक है। यद्यपि अब दुर्बल भारत है पर भारत की संभारत है। वेदभूषण गुप्त ने कहा है कि यद्यपि अब दुर्बल भारत है पर भारत की संभारत है, यानी भारत के जैसा दूसरा देश इस दुनिया में न तो हुआ है और न होगा। इसीलिए कहा है कि ये माना पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, किंतु उसका आदि गुरु पूर्व वृद्ध भारतवर्ष है। तो बच्चों भारत की महिमा बोलने लग गया, मैं बोलना चाहिए था मुझे इसलिए बोला। अब ये बच्चों एक शब्द और आता है टैलेंटेड। क्या बोला मैंने, ये बच्चों टैलेंटेड जो है ना, टैलेंटेड
इसका मतलब भी क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है। आप कोई होशियार आदमी होता है तो आप उसको जीनियस कह सकते हैं, आप उसको गिफ्टेड कह सकते हैं, आप उसको क्या बोल सकते हैं, टैलेंटेड। ध्यान देना, विवेकानंद एक जीनियस थे, रविंद्रनाथ टैगोर जीनियस थे, आपकी इंदिरा गांधी जीनियस थी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीनियस थे, बाल गंगाधर तिलक जीनियस थे। और बच्चों आप लोग जो मेरे श्रोता, इतने सारे विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपके अंदर भी कई जीनियस होंगे। सिर्फ जीनियस कौन नहीं है, सिर्फ जीनियस मैं नहीं हूं, है ना, तो कम से कम मैं जरूर नहीं हूं। तो हु डू यू थिंक ऑफ, अर्थात आप किसके बारे में सोचते हो, है ना। हु डू यू थिंक ऑफ का मतलब बच्चों आप किसके बारे में सोचते हो, व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, अर्थात जब भी आप जीनियस शब्द को सुनते हो तो बच्चों ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसका चित्र या जिसकी छवि उभर करके तुम्हारे मनोमस्तिष्क में आती है। तो ये कहता है हु इज अ जीनियस, जीनियस कौन होता है, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस है। आपके हिसाब से एक जीनियस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होना अपेक्षित है। आगे बोलता हूं, वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आगे, किसके बारे में पढ़ेंगे जरा बताना। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे एक यंग, क्या होता है बच्चों, यंग शब्द पे गौर करो, क्यों, ये आगे और आएगा, तब इसके लिए डैशिंग शब्द आएगा। क्या आएगा, डैशिंग। तो डैशिंग का मतलब तो बच्चों क्या होता है, वैसे यंग में डैशिंग छोड़ दो, डैशिंग का मतलब जोशीला टाइप ऐसा कुछ होगा। तो यंग का मतलब क्या होता है, यंग बच्चों एक तरह से जुवेनाइल होता है, युवा होता है, अडल्ट कह सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं, अडल्ट। तो ये बताया गया है कि इन दिस लेसन, अर्थात इस पाठ में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यंग। इन दिस लेसन, अर्थात इस पाठ में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए यंग। इस पाठ में बच्चों हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए यंग जर्मन। हम एक युवा जर्मन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सरकारी नौकर। सरकारी नौकर सारे होते हैं, जैसे पढ़ाने वाले हम लोग भी सरकारी नौकर हैं। तो बच्चों यहां बताया गया है कि वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, अर्थात अब हम एक युवा जर्मनी के निवासी नौकरी पेशा आदमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। Who took the word by storm about 100 years ago, जिसने बच्चों क्या किया लगभग 100 साल पहले। क्या किया था बच्चों उसने लगभग 100 साल पहले टुक, ध्यान देना बच्चों, लिखो क्या लिखा है मैंने, टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। इस शब्द का मतलब बच्चों ये फ्रेज है, ये इडियोमेटिक फ्रेज है, जिसका मतलब होता है तहलका मचा दिया। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब होता है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। अबाउट माने लगभग कितने साल पहले बच्चों, तो बताया गया है कि देखो आप, अबाउट 100 ईयर्स एगो का मतलब होता है लगभग 100 साल पहले। ये बच्चों कौन से टाइम का आदमी है आपको पता है, ये तो हमारे हरिवंश राय बच्चन वगैरह जो है ना, 1905 में जो है ये कोई लेख लिखता है, 1907 में हरिवंश राय बच्चन जन्मते हैं, महादेव वर्मा भी 1908 में दिनकर जन्मता है। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये वो टाइम है जब महात्मा गांधी जो है कुछ न कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो तो लेट करेंगे महात्मा गांधी तो भी, है ना, परंतु चल रहा था मामला थोड़ा बहुत ही, अंग्रेजी परेशान कर रही थी अपने को, तो वो दौर था। अब बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों अपनी बात क्या चल रही थी जरा बताना। अपनी बात बच्चों ये चल रही थी कि इसने तहलका मचा दिया साहब पूरी दुनिया में। देखो तो वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट बच्चों आप अच्छे समझ लो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वही सिविल सर्वेंट होता है। तो अब हम एक युवा जर्मन सरकारी नौकरी के बारे में पढ़ेंगे। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स अगो, जिसने बच्चों क्या किया लगभग 100 साल पहले। जिसने बच्चों क्या किया लगभग 100 साल पहले। टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब होता है बच्चों उसने इस पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया में तूफान ला दिया, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। किसने मचाया बच्चों? एक जर्मनी का नौजवान सरकारी नौकर था,
उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब बच्चों एक बात आप अच्छे समझ लेना, अबाउट 100 years एगो, क्या आया? अबाउट 100 years एगो। ध्यान दे लेना, एगो आ जाए तो वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस होगा। दिमाग में बैठा लो। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 years एगो, यानी कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका की खोज कब की थी जरा बताना? लगभग 500 साल पहले। बताओ सेकंड फॉर्म आ गई। अगर मान लो वाक्य अफर्मेटिव नहीं होता तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। और बच्चों एक स्थिति और है, ये वाक्य पेशिव वॉइस में भी हो सकता था, तब बच्चों वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती थी। कैसे? द बैटल ऑफ महाभारत वाज फॉट, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था अबाउट 5000 years एगो। बोलो मैंने क्या बोला? यह एगो का प्रयोग किया। और आइए बच्चों मैंने क्या बोला? द बैटल ऑफ महाभारत वाज फॉट, यानी पास्ट सिंपल का पेशी वॉइस है। आ गई समझ में? पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर क्या होगा? या पास्ट सिंपल का मतलब होता है वाज या वर्ब के बाद में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। या बच्चों पास्ट सिंपल का मतलब होता है हेड आएगा केवल और उसके बाद में कुछ नहीं आएगा। जैसे ही हैड अ गुड पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, तो हेड का प्रयोग हो रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक क्या होता है बच्चों? जैसे वाज या वर आएगा, अकेला वाज या वर और उसके आगे वर्ब आएगी नहीं। जैसे मैंने आपको बोला नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वाज आ गया। उसी तरीके से बच्चों मैंने कहा रोमियो एंड जूलियट वर ग्रेट लवर्स, यानी रोमियो और जूलियट जो थे बच्चों वो बहुत ज्यादा कहते एक तरह से लैला मजनू ही मान लो उनको, बहुत बड़े प्रेमी थे वो। तो यहाँ वर्ब का प्रयोग हो रहा है और आगे कोई वर्ब नहीं आ रही। बच्चों इस सिचुएशन समझो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट सिंपल, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पास्ट सिंपल, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट सिंपल का पेशी वॉइस मानी पास्ट सिंपल। अगर बच्चों हेड के आगे कोई दूसरी वर्ब भी नहीं आए तो पास्ट सिंपल। अगर वाज या वर्ब के बाद में कोई दूसरी वर्ब भी नहीं आए तो पास्ट सिंपल। इनके अलावा कोई सिचुएशन पास्ट सिंपल की ना आज तक बनी और न कभी बनेगी। आ गई समझ में? तो वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। अब हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। अबाउट 100 years ago, माने लगभग अबाउट ए सेंचुरी, यानी लगभग एक शताब्दी पहले। इन द समर ऑफ 1905, मैंने बोला सन 1905 की गर्मी में एक इसका शोध पत्र छपता है। सन 1905 की गर्मी में बच्चों क्या होता है? द 26 year old। अब बच्चों आपको अगर इसकी उम्र निकालनी है तो क्या करोगे? 26 निकाल दो 1905 में से, तो एक बार 25 निकाल के देखो, 1980 हो गए। अब 1980 हो गए तो एक और घटा दो, तो बच्चों नहीं सॉरी क्या 1905 में तो इसका छपा तब तो ये 26 साल का था, तो 1880 हो गए ना। अब 1880 में से एक और घटा दो तो 1879 में जन्मा होगा। कब जन्मा होगा? ये 1879 में जन्मा होगा। और आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी कब जन्मे थे। ये बच्चों महात्मा गांधी बताओ कब जन्मे थे? 1886 या 1889 इस प्रकार का सन उनका है। तो आप ये समझो कि ये महात्मा गांधी के समवय रहे होंगे। क्या रहे होंगे? ये महात्मा गांधी के समवय रहे होंगे। उनकी उम्र और महात्मा गांधी की उम्र या बाल गंगाधर तिलक के आसपास का आदमी, ऐसा आइडिया लगाओ अपने भारत से तुलना करो उसकी। तो देखो इन द समर ऑफ 1905 का मतलब होता है सन 1905 की गर्मियों में द 26 year old। ये भी बच्चों एक विशेष बात है जिस पे गौर करना बहुत जरूरी है। द 26 year old, लिखो बच्चों इसको, द 26 year old। देखो बच्चों यहां क्या है, इस सेंटेंस की ब्यूटी क्या है वो समझो आप। द 26 year old, एक बात तो ये है, एक और सुनो। द 26 year old, ठीक है, ये आ गया मैन, एक ये है और एक है द 26 years old मैन। तीनों पे गौर करो बच्चों, तीनों फ्रेजेज हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखो कि जो सबसे नीचे वाली है ना द 26 years old मैन, ये बच्चों ये मैन आ गया ना, ये नाउन है। ये इसके पहले आ रहा तो इसका एडजेक्टिव है, और ये आ रहा तो ये भी एडजेक्टिव ही है। तो बच्चों एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव भी आ जाता है, एडवर्ब मान लो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, लेकिन इसमें क्या नहीं आ सकता? ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि ये नाउन है लेकिन ये नाउन का काम नहीं कर रहा है।
ये एडजेक्टिव के पहले आके एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, या यूं कहो कि नाउन के पहले आके नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो बच्चों ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए इसमें क्या नहीं जुड़ सकता है, इसमें बच्चों एस नहीं जुड़ सकता है। तो इस तरीके की बनावट परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे पंचवर्षीय योजना, A5 years प्लान, गलत बच्चों, A5 year प्लान। उसी तरीके से 10 किलोमीटर की दूरी, तो A10 किलोमीटर डिस्टेंस, गलत बच्चों, A10 किलोमीटर डिस्टेंस। उसी तरीके से होता है 3 सदस्यों की समिति, A3 मेंबर्स कमेटी, गलत, क्या बोलना पड़ेगा, A3 मेंबर कमेटी। उसी तरीके से त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम कोर्स, तो आप क्या बोलते हो, A3 years डिग्री कोर्स, तो यहाँ ईयर्स में से ऐसे हटेगा। उसी तरीके से 10 रुपये का नोट, A10 रुपीज नोट नहीं होगा, A10 रुपी नोट होगा। इतनी बात समझ में आ गई है। एक बात तो ये बनावट गलत है। दूसरी, इसमें कोई समस्या नहीं है। द 26 years old मैन, तो यहाँ ईयर्स तो आ ही नहीं रहा, ईयर आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब बच्चों इसमें देखो ये है और यहाँ पर नाउन तो आ ही नहीं रहा है, फिर भी द तो आ रहा है। इसका मतलब बच्चों अंडरस्टूड है। इसका मतलब क्या है, ये अंडरस्टूड है कि द 26 year old मैन, क्योंकि अगर यहाँ नाउन नहीं है तो द किसके लिए आएगा, आप जानते हो द किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है। और चूंकि नाउन है ही नहीं तो बच्चों वो अंडरस्टूड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में, अंडरस्टूड फॉर्म में, ये बात समझो। तो बच्चों सन 1905 की गर्मी में क्या हुआ, द 26 year old मैन, यानी एक 26 वर्षीय नौजवान ने क्या किया बच्चों, पब्लिश्ड, यानी उसने जो है छपाए, इन क्विक सक्सेशन का मतलब लिखो धड़ाधड़ यानी होता है जल्दी छपाए उसने। इन क्विक सक्सेशन यानी उसने धड़ाधड़ छपाए। 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स का मतलब होता है उसने 4 शोध पत्र छपवाए, जो कैसे थे, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है जो बच्चों तहलका मचाने वाले थे, जो एक क्रांति उत्पन्न करने वाले थे। तो सन 1905 की गर्मी में बच्चों एक 26 वर्षीय युवा व्यक्ति ने क्या किया कि एक के बाद एक, माने धड़ाधड़, कुल जो है 4 तहलका मचाने वाले शोध पत्र या शोध लेख प्रकाशित कराए। ठीक है बच्चों, एक कौन सा, एक पहला जो है किसके बारे में था, अबाउट लाइट, पहला है बच्चों प्रकाश के बारे में। किसके बारे में छपाया है इन्होंने, प्रकाश के बारे में। दूसरा, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब बच्चों, पार्टिकल यानी होता परमाणु, एटम्स। मोशन यानी जानते हो, वेलोसिटी या गति वगैरह वगैरह जो होती है उसको बोलते हैं आप, तो साइंस का शब्द है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है परमाणु की गति के बारे में, परमाणु की गति के बारे में भी छपाया। और द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, मूविंग बॉडी कौन होती है, जैसे मैं चल रहा हूं तो मूविंग बॉडी हूं मैं, तो इसका मतलब होता है गतिमान पिंडों की इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में, गतिमान पिंडों की इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में। अब आप भी कोई बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये तो क्या है, साइंस का शब्द है और इसका अनुवाद वगैरह संभव नहीं है, इसको आप इसी रूप में समझें। और आइए देखो, आइए लिखा एंड एनर्जी और एक ऊर्जा के बारे में। तो बच्चों 4 हो गए, पहला प्रकाश के बारे में, दूसरा वाला बताओ परमाणु की गति के बारे में, तीसरा जो गतिमान पिंड या गतिमान जो वस्तुएं हैं उनके इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में, और अंतिम एनर्जी माने ऊर्जा के बारे में। ठीक है बच्चों, आइए लिखा इज वर्क। ये जो बच्चों वर्क शब्द है ना, इसका मतलब कार्य नहीं है यहाँ पर, यहाँ इसका मतलब है उसके शोध लेख। क्या है, उसके शोध लेख जो है बच्चों, रिसर्च पेपर्स, हिज रिसर्च पेपर्स, यानी उसके जो, या इसके रिसर्च आर्टिकल्स, यानी उनके उसके जो शोध लेख थे। They took up only a few pages in scientific journals, यानी बच्चों जो विज्ञान के जर्नल्स होते हैं, जानते हो जर्नल और मैगजीन। देखो जर्नी यानी तो यात्रा होता है, ये हो गया जर्नी यानी क्या हो गया, यात्रा, ये तो सब जानते हो। लेकिन आप बच्चों ये जर्नल है ना, इसका मतलब यात्री मत समझ लेना कि यार ये यात्री है तो ये यात्रा है, ऐसा नहीं है। ये जर्नल है, इसका मतलब होता है पत्र। क्या होता है बच्चों, ठीक है, जैसे मैगजीन नहीं होती मैगजीन, ये पत्रिका है, ये पत्र है। तो बच्चों जो विज्ञान के पत्र हैं, उन विज्ञान के पत्रों में उसके जो शोध लेख हैं उन्होंने केवल कुछ ही पन्ने भरे थे। यानी गागर में सागर जानते हो न सत्सैया के दोरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। तो कम पन्नों में इन्होंने बहुत गहरी बात कही थी। बाकी तो आप जानते हो लोग क्या करते हैं, पन्ने भर देते हैं और उसमें सार वाली कोई बात होती नहीं है। लेकिन कम पन्ने भर करके भी कोई आदमी क्या करता है, अपना नाम अमर करता है। अध्यापक पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह नाम के एक बहुत बड़े लेखक है हिंदी के, वो साइंस के आदमी थे, साइंस के थे वो तो, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखे हैं और मुश्किल से उन्होंने 4-5-6 निबंध लिखे हैं, लेकिन उन्हीं से वो इतने मशहूर हैं जितने हमारे बड़े बड़े राष्ट्रकवि हैं। तो बात यह है बच्चों कि थोड़ा काम करो परंतु कैसा करो,
बढ़िया काम करो। इसलिए बेन जॉनसन ने अपनी नोबल नेचर जो पोएम उसमें यही तो कहा है कि थोड़ा हो, स्मॉल हो, लेकिन वो भी ब्यूटीफुल हो, जैसे लिली का फ्लावर होता है तो लिली का एक रात के लिए खिलता है लेकिन उसका जीवन सार्थक होता है। उसी तरीके से एक जो बलूत का पेड़ होता है वो तो कई सालों तक खिलता है लेकिन वो लोगों को, पंछी को चाहे नहीं, फल लाइए थी दूर। तो ये बातें हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार की बातों से आप तुलना करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपकी बातें समझ में आएंगी। तो इस वर्क टुक अप ओनली, टुक अप का अर्थ होगा बच्चों कवर्ड, यानी हिज वर्क माने हिज रिसर्च आर्टिकल्स कवर्ड ओनली ए फ्यू पेजेस, सिर्फ कुछ एक पन्नों में ही जो है सिमट कर रह गया उनका काम। उनका बच्चों जो वैज्ञानिक, उनके जो वैज्ञानिक शोध लेख थे, हैं, दे टुक या दे कवर्ड ओनली है, दे टुक अप या दे कवर्ड ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी जो विज्ञान के पत्र हैं उन विज्ञान के पत्रों में केवल कुछ एक पृष्ठों में ही जो है वो समाप्त हो गए उनके लेख। बट चेंज्ड फॉर एवर, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने बदल दिया। क्या बदल दिया? आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, यानी बच्चों स्पेस के बारे में। स्पेस यानी क्या होता है? अंतरिक्ष के बारे में। टी माने टाइम माने समय के बारे में। एंड द इंटायर कॉस्मोस, और सकल ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण या हमारी सोच को बच्चों सदा सदा के लिए बदल के रख दिया उन निबंधों ने। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम, और उन्होंने बच्चों आइंस्टाइन शब्द को बदल के रख दिया किसमें? इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो नाम है उसे जीनियस शब्द के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया। 50 years आफ्टर हिज डेथ, माने उसकी मौत के 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स। रेन शब्द का मतलब होता है बच्चों शासन होना, प्रभुत्व होना, यानी आज उसकी मृत्यु को 50 साल हो गए हैं लेकिन आज भी बच्चों जो उसकी प्रतिभा, उसका लोहा मानती है पूरी दुनिया। आज भी उसकी जो प्रतिभा है उसका वर्चस्व बना हुआ है, उसका बच्चों प्रभुत्व कायम है, आज भी उसका प्रभुत्व कायम है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि आपका ये जो लेखक महोदय हैं, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में बच्चों हमने चैप्टर को शुरू किया है। इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो आज हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।